Hello students, welcome to the class 11th physics. Today we have a quick summary of the chapter number 1, physical world. Now first of all, what is science? So science is a systematic enterprise that builds and organizes knowledge in form of testable explanation, prediction about the universe. In an older and closely related meaning, science also referred to the body of knowledge itself of the type that can be rationally explained and reliably applied. A practitioner of science is known as scientist. जो साइंस की प्रैक्टिस करता है उसे हम क्या बोलते हैं? साइंटिस्ट बोलते हैं. व्हाट इज़ फिजिक्स? नाउ साइंस की एक ब्रांच है फिजिक्स. तो फिजिक्स एक्चुअली क्या है? सो फिजिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फिजिक्स विच मीन्स नेचर एंड लैटिन फिजिसिया मीनिंग नेचुरल थिंग्स. तो फिजिक्स जो वर्ड आया है वो एक्चुअली ग्रीक वर्ड फिजिक्स आया है जिसका मतलब होता है नेचर, और लैटिन वर्ड फिजिसिया जिसका मतलब होता है नेचुरल थिंग्स. सो फिजिक्स इज द अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर. ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स बहुत सी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं. थर्मोडायनेमिक जिसमें हीट एंड टेम्परेचर को डिस्कस करते हैं. मैकेनिक्स मोशन एंड कॉजेस, वाइब्रेशन एंड वेव्स, पीरियोडिक मोशन, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को डिस्कस करते हैं. ऑप्टिक्स जिसमें बिहेवियर ऑफ लाइट्स को हम डिस्कस करते हैं. फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी. फिजिक्स और सोसाइटी का क्या रिलेशन है? सो फिजिक्स द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरएक्शन is an international enterprise which play a key role in the future progress of humankind. The support of physics education and research in all countries is important because first, so physics is an exciting intellectual adventure that inspires young people and expand the frontiers of our knowledge about nature. Actually physics is nothing, it's just about the study of the physical phenomena or natural phenomena which take place in the nature. Now, physics is an important element in the education of the chemists, engineers, computer scientists, as well as the practitioner of the अदर फिजिकल एंड बायोमेडिकल साइंसेस. मतलब फिजिक्स ऐसी ब्रांच है जो कि सभी में यूज़ होती है. चाहे आप कोई सी भी आप स्टडी कर रहे हो, किसी भी तरह के आप साइंटिस्ट हो, आप में फिजिक्स का कोई ना कोई रोल होगा. फॉर एग्जांपल कोई अगर बायोलॉजी से बिलोंग करता है, बायोलॉजिस्ट है फॉर एग्जांपल, तो लेकिन उसको भी स्टडी करने के लिए उसकी भी बहुत सारी ऐसी इंस्ट्रूमेंट हैं, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने पड़ेंगे जिसमें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. तो फिजिक्स हैज़ वेरी ग्रेट रोल इन आर डे टू डे लाइफ और इन आर सोसाइटी. Now we will talk about one of the very important topic of this class 11th or this chapter actually, the fundamental forces in nature. Fundamental forces क्या है? देखिए हमने बहुत से अलग अलग forces के बारे में सुना है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, हाँ, और आपने बहुत सारे अलग अलग तरह के फोर्सेस सुने होंगे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, बहुत सारे अलग अलग फोर्स सुने हैं, है ना. लेकिन फंडामेंटली नेचर में सिर्फ 4 तरह के ही फोर्सेस हैं. बाकी सब जितने भी फोर्स हम सुनते हैं वो सारे फोर्स इन्हीं कैटेगरीज में कहीं ना कहीं लाई कर रहे होते हैं. पहला है स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक ऑन ग्रेविटी. ये कंपैरिजन टेबल दे रखी है, आपको दिख रहा होगा सभी को. जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटी, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स. तो सबसे पहला है हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्स, द फोर्स विच कैन होल्ड अ न्यूक्लियस टुगेदर अगेंस्ट द इनॉर्मस फोर्सेस ऑफ रिपल्शन. देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर मेनली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. तो जो प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्स. और वो स्ट्रॉन्ग फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स जो होता है इनके बीच में उसको भी क्या करता है? वो कंपनसेट करता है, ओवरकम करता है. इसलिए इसको दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वन ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्स. द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मैग्नीफाइज इटसेल्फ थ्रू द फोर्स बिटवीन द चार्जेस, कूलम्ब्स लॉ. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है? फोर्स होता है किसके बीच में? किन्हीं भी 2 चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, चाहे वो पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं. तो ये जो फोर्स की जो वैल्यू है ये हमें किस तरह से मिलती है? ये हमें मिलती है कूलम्ब्स लॉ से, विच इज इक्वल टू F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. Q1 Q2 क्या है? यहाँ पे चार्ज है, R इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और K यहाँ पर क्या है? कॉन्स्टेंट है. द वीक फोर्स, one of the 4 fundamental force, the weak force involve the exchange of intermediate vector bosons, the W and the Z. Since the mass of this particle is an order of 80 gigavolt, the uncertainty principle dictates the range of about 10 to power 18 meters, which is about 1% of the diameter of the proton. ठीक है.
द ग्रेविटेशनल फोर्स ये लगता है मासेस के बीच में, दो मास के बीच में लगता है, दो मास बॉडी के बीच में लगता है। फॉर्मूला होता है F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। रेंज इसकी इनफाइनाइट होती है, ठीक है। और जी क्या है यहाँ पे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स में एक ही रहता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट है। m1 m2 मासेस हैं दो बॉडी के, और r इनके बीच की डिस्टेंस है। स्ट्रॉन्ग फोर्स बाइंड द न्यूक्लियस। छोटी सी एक बार समरी देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या करते हैं? न्यूक्लियस को बाइंड करके रखता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है, फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है, वो कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जो कि इसको बाइंड करके रखता है, एटम को बाइंड करके रखता है। वीक फोर्स इज इन अ रेडियो एक्टिव डीके। वीक फोर्स कहाँ देखने को मिलते हैं? रेडियो एक्टिव डीके में देखने को मिलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, अर्थ और सन के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि क्या करता है? सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखता है। कंजर्वेशन ऑफ लॉज। अब हमारी फिजिक्स में बहुत सारे कंजर्वेशन लॉज हैं, ठीक है, तो उनको हमें स्टडी करना है। द फर्स्ट वन इज law of conservation of energy. Energy is conserved, neither created nor destroyed. You have studied in the previous class also, but let's have a quick revision of this concept also. The conservation of energy implies that energy can neither be created nor be destroyed, although it can be changed it from one form of another form. Like एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अब ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे कंजर्व रहती है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना। मोमेंटम आपने ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये आप क्लास 11th में इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। आपने छोटी क्लासों में इसके बारे में जिक्र ज़रूर सुना होगा, जिसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। द मोशन पजेस्ड बाय द बॉडी इज नॉन एज एक्चुअली मोमेंटम, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कुछ फॉर्मूले जैसे मास एनर्जी रिलेशन, जो कि फेमस साइंटिस्ट इक्वेशन आइंस्टीन इक्वेशन है, फेमस आइंस्टीन इक्वेशन, जिसमें E इजिकल टू mc², जिसमें मास और एनर्जी को रिलेट करके दिखाया गया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वही मास इनटू वेलोसिटी, और वी कैन से द मोशन पजेस्ड बाय अ बॉडी इज नॉन एज अ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्सप्रेस द फैक्ट दैट अ बॉडी और सिस्टम ऑफ बॉडी इन मोशन रिटेन्स इज टोटल मोमेंटम। इस कंजर्वेशन लॉ का मतलब यह है कि कोई भी बॉडी अपना लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व करके रखती है, रिटेन करके रखती है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेक्टर वेलोसिटी, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। जब तक कि कोई फोर्स बाहर नहीं लगता है तब तक। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम सच एज द यूनिवर्स देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्स, सो मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। जैसे फॉर एग्जाम्पल पूरे यूनिवर्स को अगर हम सिस्टम कंसिडर कर लें, तो इस यूनिवर्स पे लगने वाला कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए इस पूरे यूनिवर्स में जितना मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी, वो क्या है? कंजर्व्ड है। जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें, सिस्टम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसमें है, कॉलिजन मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडीज इज एनालॉगस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसा हम लीनियर मोमेंटम के बात करी थी कि भैया मास और वेलोसिटी क्या प्रोडक्ट क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, ना तो क्रिएट करते हैं ना डिस्ट्रॉय होता है। सिमिलरली यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये भी आप फिजिकल क्वांटिटी जो है वो क्लास 11th में इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ पर फिलहाल क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडीज एनालॉगस टू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लगभग कुछ वैसा ही है। एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose conservation express the law that body or system that is rotating continues to rotate at the same rate unless a twisting force। जब तक कोई अदर से एक्सटर्नल ट्विस्टिंग फोर्स नहीं लगता तब तक वो क्या रहेगा? उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ओके, let us continue our discussion with the law of conservation of mass. Conservation of mass implies that matter can be neither created nor destroyed. एक मैटर जो होता है ना तो बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। That is process that change the physical and chemical properties of the substance within an isolated system, such as the conservation of liquid to gas, leave the total mass unchanged. जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी सब्सटेंस का लिक्विड टू सॉलिड में, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू गैस या किसी भी फेज में चेंज हो जाए, लेकिन वो जो मैटर होता है उसकी क्वांटिटी ना तो घटती है ना ही बढ़ती है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मास इज नॉट ए कंजर्व क्वांटिटी हाउएवर एक्सेप्ट द इन न्यूक्लियर रिएक्शन, है ना। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन के केसेस में हमें देखने को मिलता है कि मास क्या होता है? डिके होता है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी क्या रहता है? कंजर्व क्वांटिटी है।
इसके बारे में आप डिटेल स्टडी क्लास 12th में करेंगे. सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट दैट टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ सिस्टम डज नॉट चेंज विद टाइम. At a subatomic level, charge particle can be created, but always in pairs with equal and opposite nature. हम चाहे तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, चार्ज बना सकते हैं, बट हम देखेंगे कि चार्ज कैसे बन रहा है, पेयर की फॉर्म में बन रहा है. मान लीजिए किसी बॉडी पर अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो सिमिलरली दूसरी बॉडी पे क्या आएगा, उतना का उतना नेगेटिव चार्ज आएगा, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो. तो दैट मीन्स हमने नेट चार्ज कितना कितना क्रिएट किया, जीरो. कहने का मतलब यह है कि चार्ज ना तो हम बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, कुछ कोई भी चेंज नहीं हो सकता है. Unit and measurement. Next topic is our units and measurement. Fundamental units. The physical quantity which can be treated as independent of other physical are not usually defined in terms of other physical quantities are called physical quantities, fundamental physical quantities. तो fundamental physical quantities जिनको हम किसी और दूसरी फॉर्म की हेल्प से हम या फिर जो किसी और पे डिपेंड ना करती हों ना. द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली ट्रीट की जाती है, और अदर फिजिकल क्वांटिटी आर नॉट यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़. लाइक इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए हमें किसी और फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ये जो कुछ फिजिकल क्वांटिटी है कितनी है, 7 है. लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट. 2 और फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि फंडामेंटल की कैटेगरी में आती है, जो कि एक एंगल की है, रेडियन और स्टे रेडियन. डेराइव यूनिट्स या फिर डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से हम डेराइव करते हैं. जैसे स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन ए, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है. फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, एनर्जी, फोर्स इंटू डिस्टेंस, लाइक दिस वन. सिस्टम ऑफ यूनिट. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट है. पहला है जैसे हमारा CGS सिस्टम, जिसमें क्या होता है, सेटअप इन फ्रांस. इट इज़ बेस्ड ऑन सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड. C स्टैंड फॉर द सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर द ग्राम एंड S स्टैंड फॉर द सेकंड. FPS सिस्टम. FPS इज़ अ ब्रिटिश सिस्टम बेस्ड ऑन फुट, पाउंड एंड सेकंड. ये भी ब्रिटिश सिस्टम है. MKS, it is also a French system based on meter, kilogram and second. M stand for the meter, K stand for the kilogram and S stand for the second. SI जो हमारा जो यूज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ में होता है वो है SI सिस्टम, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. इट इज़ अ मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ 7 बेस क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मल एंड टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी. एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट जिनको बोलते हैं प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल की जो होता है उसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टे रेडियन, और प्लेन एंगल को रेडियन में. एडवांटेज ऑफ SI, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. SI इज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज सिस्टम बेस्ड ऑन अ सर्टेन सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट फ्रॉम विच ऑल डेराइव यूनिट आर ऑब्टेन. इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज हम उनको ऑब्टेन कर सकते हैं. SI इज अ रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एज इट असाइन ओनली 1 यूनिट टू बी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी. किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को सिर्फ एक ही यूनिट देता है. SI is an obsolete system of unit. There are no gravitational unit on the system. This use factor G is thus eliminated. SI is a metric system. In current electricity, the absolute unit on the SI, the like ampere for current, volt for potential difference, ohm for resistance, Henry for inductance, Faraday for capacity, and so on. So let's continue our discussion with the dimensional analysis. The dimension of a physical quantity are the power to which fundamental quantities are raised to represent that physical quantity. किसी भी physical quantities को हम फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ है उसकी फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं, उसकी पावर की फॉर्म में लिख पाते हैं. इसी को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं. द इक्वेशन विच एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इज कॉल्ड डायमेंशन इक्वेशन. फंडामेंटल यूनिट जो भी हैं आपके 7 हैं, 7, तो उनकी फॉर्म में किसी यूनिट को लिखना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखना, उसकी पावर की रेस की पावर में लिखना, पावर की रेस में लिखना, ये एक्चुअली क्या है, डायमेंशन एनालिसिस है. इसमें जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. अ फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स अकरिंग इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन आर द सेम टाइम. ठीक है. मेन यूज ऑफ द dimensional analysis. There are 3 main uses of dimensional analysis. The first is to convert a unit given physical quantities.
to convert a unit of given physical quantity from one system of unit to another system from which, and let's say कि हमें एक physical quantity को दूसरी physical एक system से दूसरे system में convert करना है, किसी physical quantity को कैसे convert करेंगे, तो ये भी dimensional analysis हम कर सकते हैं. To check the correctness of a given physical relation, किसी भी physical relation को correct check करने के लिए भाई वो सही है या नहीं, exactly हम नहीं बता सकते, लेकिन dimensional property के basis पर हम बता सकते हैं कि वो कितना सही है. To derive a relationship, कंप्लीटली हम नया रिलेशन या फिर जो डेरिवेशन है वो नहीं डेराइव कर सकते, उसमें कांस्टेंट की वैल्यूज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन एक मोटा मोटा हम उसमें रिलेशन फाइंड आउट कर पाएंगे. एडवांटेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल इक्वेशंस आर यूज टू वैलिडेट द डायरेक्ट करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन. किसी भी फिजिकल इक्वेशन को डायमेंशन ग्राउंड के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है. डायमेंशनल इक्वेशंस आर यूज टू डिराइव करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने में भी हमें क्या हेल्प करता है, डायमेंशनल एनालिसिस हेल्प करता है. डायमेंशन इक्वेशन आर यूज टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर. एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं. डायमेंशनल इक्वेशन आर यूज टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल कांस्टेंट. जो फिजिकल कांस्टेंट होते हैं, देखिए कांस्टेंट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जो कि यूनिटलेस होते हैं और एक यूनिट होते हैं. तो जो यूनिटलेस जो होते हैं उनकी तो हम डायमेंशन नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो तो क्या है, यूनिटलेस है, कोई डायमेंशन नहीं है उनकी. लेकिन जो यूनिट वाले हैं उनकी हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं. वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं. ओके. लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, तो ये लिमिटेशन है कुछ, जैसे कि डायमेंशनल एनालिसिस हैज़ नो इन्फॉर्मेशन ऑन डायमेंशनल लेस करेक्ट कांस्टेंट. ऐसे कांस्टेंट जिनकी कोई डायमेंशन नहीं है तो उनके बारे में हम इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाएंगे, या फिर उनके बारे में हम बात नहीं कर पाएंगे. इफ़ अ क्वांटिटी इज डिपेंडेंट ऑन ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड. In some cases, it is difficult to guess the factor while the deriving the relation containing two or more physical quantity. कभी कभी ये मुश्किल हो जाता है ये relation find out करना. This method cannot be used in an equation containing two or more variable with the same dimensions. ठीक है, ये मेथड तब भी हम नहीं लगा पाएंगे जब इक्वेशन में क्या हो, टू और मोर वेरिएबल हो जो कि सेम डायमेंशन हो. इट कैन नॉट बी यूज इफ द फिजिकल क्वांटिटी इज डिपेंडेंट ऑन द मोर देन 3 अननोन वेरिएबल. And finally, this method cannot be used if the physical quantity contains more than one term, say sum or difference of two numbers. तो इससे बहुत से लिमिटेशन है, बट काफ़ी हेल्पफुल रहता है डायमेंशन एनालिसिस के बेसिस पे किसी भी फिजिकल रिलेशन की करेक्टनेस चेक करने के लिए, डेराइव करने के लिए, या फिर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए. सो दिस इज द वन ऑफ द वेरी वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट विच इज यूज थ्रू आउट द फिजिक्स क्लासेस, लाइक फिजिक्स लेक्चर्स और फिजिक्स कॉन्सेप्ट इन 11th 12th और इन हायर क्लासेस ऑल्सो. सो दिस इज ऑल अबाउट the summary of this chapter, that is a class 11 physics first chapter, that is physical world, and hopefully you enjoy this one. Thank you.